हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स में। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझ आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या आपने कभी सोचा है लोहे पर जंग क्यों लगती है? दूध से दही कैसे बनता है? पटाखे जलते ही इतनी रोशनी क्यों होती है? इन सब के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है और वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणों वाला नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ मिल जाएंगे और एक नया पदार्थ बनेगा जिसके जो गुण होंगे वो क्या होंगे? नए होंगे। नए गुणों वाला जो नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सोचो, आपने ताज़ा दूध लिया और उसमें थोड़ा सा दही मिलाकर रात भर रख दिया। अगली सुबह पूरा दूध जो होगा वो किसमें बदल जाएगा? दही में बदल जाएगा। तो दूध जो है वो किसमें बदल गया है? दही में। यहाँ दूध का स्वाद बदल गया, खुशबू बदल गई, गुण बदल गए और दही से वापस दोबारा जो दूध है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा, अगर हम बात करें लोहे की कील की, कि अगर लोहे की कील को कई दिनों तक हवा और नमी में छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे लाल रंग की परत जम जाती है। उसे हम बोलते हैं जंग। यहाँ लोहा जो है ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करने से एक नया पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है? जंग बनता है। जंग वाले लोहे की मजबूती कम हो जाती है। इससे आसानी से शुद्ध लोहा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये भी जो अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई नया पदार्थ बनता है और पुराना पदार्थ वापस ना मिल सके, ठीक है, मतलब नया पदार्थ बना, अब वो नया पदार्थ वापस पुराने पदार्थ में नहीं बदला जा सके तो उससे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल है, आप बताना कि रासायनिक अभिक्रिया है या ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बर्फ़ जो है वो पानी में बदल जाए तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बना है। क्योंकि जो बर्फ़ है वो भी जल है, मतलब H2O है, और पानी भी क्या होता है? H2O होता है। तो कोई नया पदार्थ बना नहीं है, सिर्फ इसमें क्या बदलाव हुआ है? अवस्था में बदलाव हुआ है। बर्फ़ पहले ठोस अवस्था थी, अब बर्फ़ जो है पानी में बदल गया तो जो अवस्था आ गई है वो कौन सी अवस्था आ गई है? द्रव अवस्था आ गई है। तो पानी को वापस हम बर्फ़ में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर पानी को ठंडा कर देंगे तो वापस बर्फ़ में बदला जा सकता है। जबकि हमने रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वो वापस नहीं बदला जा सकता पुराने पदार्थ में। तो ये जो बात है आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वो है गैस का निकलना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम अभिक्रिया कराए सिरका जो है, सिरके की अभिक्रिया कराए बेकिंग सोडा से, यानी कि जब हम सिरके में बेकिंग सोडा मिलाएं तो क्या होगा? तुरंत बुलबुले निकलने लगेंगे। तो सिरके में जब बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो तुरंत बुलबुले निकलने लगते हैं। ये जो बुलबुले निकलते हैं वो निकलते हैं किसके होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। यहाँ जो गैस है वो निकल रही है। तो गैस का निकलना ये बताता है कि जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा जो लक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनेगा वो अलग रंग का होगा, मतलब रंग बदल जाता है। जैसे कि हमने पहले भी एक एग्जाम्पल देखा लोहे पर जंग लगने वाला। तो शुरू में जो लोहा होता है वो कैसा होता है? चमकदार होता है,
ग्रे रंग का होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में हवा और नमी के संपर्क में अगर उसको रख दिया जाए, कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि उसका जो रंग है वो कैसा हो गया है, भूरा लाल हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसके अंदर, इसलिए इसका जो रंग है वो बदल गया। इसी प्रकार से तीसरा लक्षण हम देखते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तापमान में बदलाव। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तापमान का बदलाव कैसे समझ सकते हैं? जैसे क्विक लाइम यानी कि जो चूना होता है उसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो जिस बर्तन में इन दोनों को मिक्स किया है तो वो जो बर्तन है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस अभिक्रिया में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, उष्मा निकल रही है। यानी अभिक्रिया के दौरान अगर अभिक्रिया के दौरान या तो गर्मी जो है वो महसूस हो या ठंडक महसूस हो अभिक्रिया के दौरान, तो वो लक्षण किसका बताएगा, रासायनिक अभिक्रिया होने का लक्षण बताएगा। ठीक है, तो तापमान में बदलाव जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखने को मिलता है। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो प्रेसिपिटेट भी बनेगा। प्रेसिपिटेट बनेगा यानी अवक्षेप जो होता है वो बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया का चौथा लक्षण है। दो रंगीन विलयन को मिलाने पर अचानक पीले रंग का ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाए तो इसे हम बोलते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और ये नए ठोस पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। इसी प्रकार से पांचवा लक्षण है प्रकाश का निकलना। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब मैग्नीशियम जो रिबन होती है उसको जलाया जाता है तो बहुत तेज सफ़ेद रोशनी निकलती है और सफ़ेद पाउडर भी बनता है। तो ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन के दौरान रोशनी निकली है, यानी जो है तेज सफ़ेद रोशनी निकली। तो ये जो लक्षण है प्रकाश का निकलना, ये रासायनिक अभिक्रिया होने का लक्षण है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में ये सारे लक्षण एक साथ होना जरूरी नहीं है। कभी सिर्फ गैस निकलती है, कभी किसी अभिक्रिया में आप देखोगे कि सिर्फ गैस ही निकल रही है, कभी सिर्फ आपको रंग बदलता हुआ दिखाई देगा, कभी सिर्फ तापमान में बदलाव जो है वो नोटिस किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखे और नया पदार्थ बने तो वो अभिक्रिया कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ये सारे लक्षण एक साथ होना जरूरी नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अभी तक हम अभिक्रिया को शब्दों में लिख रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक हर बार इतना लंबा नहीं लिखते, इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट लैंग्वेज बनाई जिसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनसे बना है जल, तो इसको हमने क्या लिखा, शब्दों में लिखा पूरा। इसमें जो है अगर हाइड्रोजन को मैं H2 लिखूं, ऑक्सीजन को एक प्रतीक दूं O2 और वाटर जो है उसको लिखूं H2O। अब इसको वापस से, इस रासायनिक अभिक्रिया को वापस से मैं लिखूं तो क्या बनेगी रासायनिक अभिक्रिया, H2 प्लस O2 से बना H2O। तो ये जो रिएक्शन है, पहले जो शब्दों वाली रिएक्शन थी उसकी तुलना में छोटी हो गई है। रिएक्शन तो वही है, लेकिन इसमें हमने प्रतीकों का इस्तेमाल किया और इससे ये जो रिएक्शन है वो छोटी हो गई। इसी तरह प्रतीकों की मदद से अभिक्रिया जो लिखी जाती है, प्रतीकों की मदद से अभिक्रिया का लिखना कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्योंकि हम रासायनिक समीकरण लिखना सीख रहे हैं तो कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए जो रासायनिक समीकरण से जुड़ी हुई है। एक है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक। अगर दूसरे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से समझा सकती हूँ कि एरो जो है, ये जो एरो दे रखा है, इसके लेफ़्ट साइड जो पदार्थ है वो अभिकारक कहलाते हैं। इनको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। और ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं दोनों, H2 प्लस O2 अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों जो है अभिकारक है। और
रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी हो जाती है उसके बाद में जो नया पदार्थ बनता है वो पदार्थ कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पर जो एरो दे रखा है, इस एरो के राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ आप देखोगे तो ये जो H2O बना है ये क्या है, उत्पाद है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। इसी प्रकार से जब हम अभिकारक और उत्पाद में जो गैस अवस्था है, द्रव अवस्था है, जलीय अवस्था है, ठोस अवस्था है, इनको जब दर्शाते हैं तो इनके लिए भी प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अगर गैस जो है अभिकारक है, अभिकारक अगर गैस अवस्था में है, माना कि अभिकारक जो है गैस अवस्था में है, तो उसके लिए एक सिंबल जो यूज करेंगे वो होगा G। इसी प्रकार से मान लो कि उत्पाद है, उत्पाद को द्रव अवस्था में बताना है तो उसके लिए जो अवस्था होगी, द्रव अवस्था के लिए जो प्रतीक काम में लिया जाएगा वो होगा स्मॉल l। ठीक है। इसी प्रकार से जलीय अवस्था के लिए AQ और ठोस अवस्था के लिए स्मॉल s। इस तरीके से भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है, GLAQS से दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं ये भी सीखा। लेकिन अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बाकी है, क्या हर केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण इसी तरह लिख देना काफ़ी होता है? बिल्कुल नहीं। NCERT के हिसाब से हर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है, लेकिन संतुलित कैसे करते हैं इसका सबसे इजी ट्रिक और NCERT मेथड हम अगले लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इसलिए पार्ट 2 मिस मत करिएगा। थैंक यू।